कहानियों की श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष कृष्ण बिहारी जी की प्रसिद्ध कहानी ढाके की मलमल लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी ढाके की मलमल द्वारा कृष्ण बिहारी। हमारी कंपनी का ही क्लब था। कंपनी की चौहद्दी के भीतर भवन के दूसरे तल पर क्लब में बार, डांस फ्लोर और डाइनिंग एरिया था। कंपनी के इस हेड ऑफिस में 400 का स्टाफ था। सुबह 7:30 बजे से ऑफिस शुरू होता था। 9 बजे नाश्ते के लिए आधे घंटे का ब्रेक और 1 बजे लंच के लिए 45 मिनट का समय। चाय टेबल पर सर्व होती रहती थी। कंपनी के स्टाफ में बहुत कम लोग थे जो घर का बना खाना लाते थे। प्रायः सबकी पत्नियां भी किसी न किसी नौकरी से जुड़ी थीं और सुबह सुबह खाना बना सकने की स्थिति में नहीं थीं। इसलिए इस क्लब का सहारा ही सबके लिए सहज था। कई लोग तो दिन में ही रात के खाने का ऑर्डर भी दे देते थे और शाम को 5 बजे फैमिली पैक लेकर घर जाते थे। क्लब खूब चलता था। किचन साफ सुथरा था और खाना भी सब्सिडाइज रेट पर बड़ी अच्छी गुणवत्ता का मिलता था। तो फिर कौन बाजार का रुख करता या बनाने का झमेला पालता। जेब में जब परचेजिंग पावर होती है तब हर दिन दिलकश और हर शाम ही खुशनुमा हुआ करती है। वीकेंड की तो खैर बात ही अलग थी। वीकेंड जश्न हफ्ता हुआ करता था। डिनर के साथ 2 ड्रिंक्स मुफ्त और यदि और ड्रिंक्स लेना हो तो वह भी सब्सिडाइज्ड रेट पर उपलब्ध थी। कुछ लोग तो शाम 6 बजे से ही आ जाते थे। इसी क्लब में वह अनवर के साथ दिखी थी। उसके साथ क्लब में आने वाली वह कोई पहली स्त्री नहीं थी। पहले भी वह कई महिलाओं को लेकर क्लब में आ चुका था। 2-3 महीनों तक वीकेंड में वे साथ दिखाई देते, फिर चेहरा बदल जाता। इसके बावजूद अनवर की छवि खराब नहीं थी। वह न केवल अपने काम में कुशल था बल्कि जीवन व्यवहार में भी कहीं अधिक सदाशय था। उसकी लोकप्रियता प्रश्नों से परे थी और जीवन शैली लाजवाब। अनवर जिस किसी महिला के साथ भी दिखाई देता, उसकी पूरी कथा कुछ दिनों में ही जग जाहिर हो जाती। इसलिए नहीं कि अनवर उसकी खिल्ली उड़ाता, बल्कि इसलिए कि वह उस चरित्र की मदद करते करते या तो ऊब जाता या फिर हार जाता। तय था कि अनवर का भरपूर दोहन कभी मजबूरी में होता तो कभी उसकी उन्मुक्त सामाजिक उदारता कारण बनती। फिलहाल अनवर और वह दोनों गोल मेज के आमने सामने थे। उनके गिलासों में गिलास भरे हुए थे, लबालब थे। अनवर विस्की ले रहा था और वह शायद वोदका या जिन। क्लब के सदस्यों के लिए नया पंछी था और पहली बार दिखा था, नए आशियाने में, नए ठिकाने में। बृहस्पतिवार की उस रात तब 8:30 बजे थे जब उसे देखते ही मेरे मुंह से निकला था मलमल, और मेरे साथ मेज पर हमेशा की तरह शामिल शरीक डेसमंड ने तुरंत कहा था, वाह क्या नामकरण किया है। हॉल में 40-45 जोड़े और भी थे, मगर किसी भी अन्य जोड़े में कोई मलमल नहीं थी। मलमल की बात ही बहुत अलग थी, बहुत नफीस, बहुत उम्दा, बड़ी मुलायम, बड़ी महीन, बहुत पारदर्शी और बड़ी खास। गोरा गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, चिबुक पर गुलाबी होठ, कटे तराशे केश, कानों में कुंडल जैसे इयररिंग जिनमें जड़ी हीरे की बुंदकियां रोशनी के झिलमिलाहट में जगमग जगमग चमक रही थी। जिस्म बोलता हुआ सा और दिपदिपाता रूप। सुरूर आने पर जोड़े नाचते थे। कुछ देर बाद अनवर और मलमल भी फ्लोर पर थे, कभी हाथों में हाथ, कभी बाहों के घेरे में, तो कभी एक दूसरे की कमर के घेरे में लिए। मलमल फिट थी, स्वस्थ थी, रूपसी भी। जिस रूप पर गुमान न करने की बात दुनिया करती है, उसी रूप को देखने के लिए उसकी आंखें तरसती और दिल कलपता है। उसने स्लीवलेस कमर का डीप नेक कुर्ता
और पाँव से कमर तक स्किन टाइट लेगी पहन रखी थी। गले के नीचे बहुत कुछ खुला ढका था और पाँव एड़ियों से कूल्हे तक कसे कसे थे। शायद यह लायरा के विज्ञापन के बहाव का प्रभाव था। यही फैशन था जो इन दिनों महिलाओं को राह चलते अपना हवाओं से उड़ता कुर्ता पकड़कर चलने या कि बार बार उसे खींचकर नीचे करते रहने की बेशर्मी बना हुआ था। पुरुषों की उचटती या ठहरी नज़र से उनकी यह हरकत बच नहीं पाती थी और जिस्म की नंगई को ढकने की यह अतिरिक्त लज्जाशील बेशर्मी लोगों को दिख जाती थी। फिर भी उन्हें कमर कट कुर्ता और लेगी पसंद थी। ऐसे परिधान को उड़ती उड़ती नज़रों या फिर ठहरी नज़रों से देखने को नारीवादियों और नारी सशक्तिकरण के पक्षकारों के साथ जमाना भी घूरना कहना लगता था, जो अपराध की श्रेणी में आ गया था। इस परिधान में औरतों की कमर तक का हिस्सा कपड़ों में होते हुए भी इतना अनावृत था कि वह अश्लील दिखता था। मगर फैशन तो फैशन है। अब आप तो फैशन की बेहूदगी पर बोलना भी आपत्तियों को निमंत्रित करना है आजकल। तो अनवर के साथ नाचती मलमल के दिलकश अंदाज और उसकी नखरीली अदाओं ने उस रात एक अनबोला कहर ढाया था। मलमल 34-35 की लग रही थी। हो सकता है कुछ ज़्यादा की रही हो, लेकिन उसके सांचे में ढले जिस्म ने आंखों को धोखा दे सकने की महारत हासिल की हुई थी। छरहरी मलमल के जिस्मानी उजास को उस दमकती रात ने भी महसूस किया। वैसे तो शहर में न जाने कितने डिस्को बार थे जहां कोई भी जा सकता था, लेकिन कंपनी में काम करने वालों को यह जगह अपनी लगती थी। कंपनी के लोग अपने साथ 2 गेस्ट भी ला सकते थे। 10:30 बजे तक ड्रिंक्स चलता, उसके बाद दारू नहीं मिलती थी। जो लोग देर से पहुंचते वे अपना कोटा एक साथ मंगा लेते। 11 बजे खाना सर्व होता और 11:30 तक लोग क्लब से बाहर निकलने लगते। गैस सभी लाते थे, इसलिए किसी तरह की बेअदबी क्लब में नहीं होती थी। लोग शराफत के दायरों में रहना जानते थे। हल्के फुल्के मजाक की सीमा सभी को पता थी। मेंबरशिप कार्ड पर साफ लिखा था कि अनुशासनहीनता पर सदस्यता रद्द। क्लब में रात की आखिरी घंटी बजने के 5 मिनट के अंदर बाहर निकलना होता था। उस रात भी जब आखिरी घंटी बजी तो लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया। मैं डेस्मंड के साथ बाहर निकला। कार पार्किंग एरिया में थी। कुछ भी कहो यार, मगर आज शाम क्लब के फ्लोर पर कुछ तो था जिसमें जान थी। डेस्मंड ने बड़े धीरे से कहा। उसका इशारा मलमल की ओर था। हाँ थी तो। मैंने भी डेस्मंड की बात का समर्थन किया, और यह समर्थन उसका या अपना दिल रखने के लिए तो कतई नहीं था, हकीकत थी। वरना क्लब की अनेक शामें एक रूटीन से गुजर जाती थी। क्लब से निकले लोग भी इसी ओर आ रहे थे। प्राय सबकी कार इसी एरिया में थी। मेरी कार से 3 पार्किंग आगे अनवर की कार थी। वह पास से गुजरते हुए रुका और मुस्कुराते हुए उसने मलमल का परिचय कराया। इनसे मिलो, महक शुक्ला, आज ही अपनी कंपनी में ज्वाइन किया है। महक शुक्ला ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके नर्म और गर्म हाथों से मेरी पहली मुलाकात थी। उसने डेस्मंड से भी उसी गर्मजोशी और मुस्कान के साथ हाथ मिलाया जो शायद उसके स्वभाव का स्थायी हिस्सा थे। एक प्रभाव छोड़कर वह अनवर की कार में बैठकर चली गई। डेस्मंड को मैं ही पिक और ड्रॉप करता था। वह कार में बैठा, मैंने गियर में गाड़ी डाली। कुछ भी कहो यार, जीने का मजा अनवर ही जानता है। अफसोस मत करो शादीशुदा हो। शादीशुदा तो अनवर भी है, मगर अनवर जैसा चरित्र हमारा नहीं है, हो भी नहीं सकता। वह हद से आगे जाकर हर किसी की मदद करता है, और वह भी निस्वार्थ। वह रंगीन मिजाज है, और यह कोई ढकी छिपी बात तो थी नहीं, मगर उसके पास एक कैरेक्टर है। वह विश्वास जीतने के साथ साथ उस विश्वास की रक्षा करना भी जानता है जिसे हम लोग नहीं कर पाते, और यह बात उसकी बीवी भी जानती है। अगर हम उसकी तरह जीना शुरू करें
तो घर में घुसने भी नहीं पाएंगे। ब्लडी इंडियन वीमेन। अरे नहीं, इंडियन मत कहो, वुमन कहो। ठीक मिल गई तो जीवन बच गया, ठीक ना मिली तो शेष जीवन जीते जी मर गया। यार हमारा जीवन कैसा है, दिखावटी जिंदा और सजावटी मुर्दा। मतलब सच तो यह है कि हम आधा तिहाई ही जिंदा हैं। हमारी जिंदगी से रोमांस तो शादी के बाद हवा ही हो गया। हम मलमल या की महक के बारे में ही सोचते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। बातें भले ही अपनी ज़िंदगी पर हो रही थीं, मगर दिमाग में अनवर की लाइफ स्टाइल और मलमल का बोलता जिस्म गड्ढ-मड्ढ हुए जा रहे थे। डेसमंड के फ्लैट के सामने मैंने कार रोकी। जाओ और बीवी के साथ सो जाओ, मलमल का बुखार उतर जाएगा। क्या मजाक करते हो, गुड नाइट, उसने ठहाका लगाया जिसमें उदासी शामिल थी। हम लोग अपनी बीवियों को क्या नहीं देते, मगर उनका थोबड़ा हमेशा सूजा हुआ क्यों रहता है। मत सोचो, शादी के फैसले के समय ही मैंने दिमाग के उस हिस्से को आराम दे दिया जो बीवी की बातों पर माथा पच्ची करने के लिए पहुंचता है। कल मिलते हैं, बाय। मैंने कार आगे बढ़ा दी। डेसमंड का सवाल मुझे ही नहीं सबको सोचने और झुंझलाने पर मजबूर करता है कि आखिर औरत बीवी बनकर खुश क्यों नहीं रहती। वह समझती क्यों नहीं कि आदमी 24 घंटे पल्लू से बंधा उसके रूप यौवन की तारीफ में कशीदे नहीं पढ़ सकता। वह यह भी भूल जाती हैं कि उसकी हाय हाय किच किच और बिना मतलब की किटकिट से आदमी उससे दूर भागने लगता है। खैर, मलमल की कहानी तो अगले दिन से शुरू हुई। मलमल उसका नाम ही पड़ गया। महक शुक्ला को भी मालूम पड़ गया कि कंपनी में सब उसे मलमल कहते हैं। वह यह भी जान गई कि उसका नामकरण मैंने किया है। जब भी सामने पड़ती तो उसकी मुस्कान बता देती कि अपने नए नाम का अर्थ उसे पता है। यद्यपि इस बात को सचमुच कोई नहीं जानता था कि मलमल की ज़िंदगी मलमल सी ही है। उसने कंपनी के मार्केटिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट विभाग में ज्वाइन किया था। बनी ठनी ऑफिस आती, आकर्षण का केंद्र रहती, पहनावे और व्यवहार में आभिजात्य और उन्मुक्तता उसकी विशिष्टता का वह अविभाज्य अंग थी, जिसे हर कोई एक ललक से देखता और सराहता था। वह गाड़ियां बदल बदल कर ऑफिस आती। इन गाड़ियों में मर्सिडीज, हैमर, जैगुआर और BMW जैसी कारें होती। लोगों में चर्चा होती, मलमल बहुत रिच है। कुछ लोग कहते कि इनमें से 3 तो उसकी हैं और 2 उसके पति को कंपनी की ओर से मिली हैं, जिनमें वह प्रशासनिक अधिकारी है। वह इंडियन ओरिजिन का न्यूजीलैंडर है। उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एक ज़माने से न्यूजीलैंड में रह रहे थे। वहाँ उन्होंने होटल इंडस्ट्री शुरू की थी, मगर पीढ़ियों के गुजरते दौर के साथ कारोबार बदलता गया और नई पीढ़ी ने अपनी योग्यताओं के हिसाब से मनचाहे काम में दिल लगाया। मलमल के पति ग्वाटम, शायद गौतम बिगड़कर ग्वाटम हो गया था, ने कंपनी मैनेजमेंट का प्रोफेशनल कोर्स ख़त्म करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों का रुख किया और अपनी क्षमताओं के बल पर प्रगति भी की। मलमल की खुशहाल जिंदगी सबके लिए रश की बात थी। चर्चाओं में उसका व्यक्तिगत जीवन भी आ जाता। मलमल अपने ग्वाटम को बहुत प्यार करती। अपने ग्वाटम को प्यार नहीं करेगी तो क्या तुमसे करेगी? करे तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। झेल नहीं पाओगे, वैसे ही गोली से काम चलाते हो। अबे चुप भी रहो, निजी बातें पब्लिकली कह देते हो। ऐसी बातें कोने अतरे में होती थी, मलमल तक पहुंचती भी थी, मगर वह बिंदास दिखती थी, जैसे ये अच्छी तरह जानती हो कि उसमें दिलों में हिलोर उठा सकने की ईश्वर प्रदत्त कशिश है। मगर यह केवल वही जानती थी कि कशिश का होना भी जिंदगी को नवरस नहीं बना पाता। कभी कभी जिंदगी एक रस बनकर रह जाती है। सबकी तरह मलमल की जिंदगी में भी अतीत और वर्तमान था, मगर इलाहाबाद की महक शुक्ला का अतीत विचित्रताओं से भरा था। हर बात चौंकाने वाली थी, असहज करती थी। एक जिंदगी में इतनी बातों का हो जाना भी चकित करता था। उससे जुड़ी बातें अनवर के हवाले से पता चलती थीं। दोनों भाइयों से बड़ी महक के पिता एयरफोर्स में अफसर थे
माँ को सामाजिक कामों में रुचि थी। पढ़ाई और खेलकूद के अलावा जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां स्कूल कॉलेज में होती थीं, उन सब में महक शुक्ला महकती थी। आत्मविश्वास से लबरेज, पिता के ट्रांसफर होते रहते, मगर नई जगह पर भी अपनी पहचान बनाने में महक का जवाब नहीं था। प्रशंसा और ईर्ष्या दोनों उसके व्यक्तित्व को अविभाज्य रूप से मिले थे। रंग रूप तो खैर ईश्वर ने उसे उदारता के साथ दिया ही था। शायद इन गुणों ने ही उसमें एक ऐसा अवगुण को जन्म दे दिया जिसने उसकी जिंदगी को ऐसा रेगिस्तान बना दिया जिसमें प्यास के सामने मरीचिका थी। यह महक शुक्ला की चौथी शादी है। अनवर ने जब मुझसे कहा तो यह मेरे लिए या किसी के लिए भी चौंकने की अवस्था थी। क्या कह रहे हो? फिर सहज होते हुए मैंने अनवर से चुटकी ली। जो काम तुमको कर गुजरना था वह इसने कर दिया। मैंने मजाक किया जिसे अनवर ने भी बड़ी खूबसूरती से टाल दिया। अक्सर हम एक दूसरे पर कसी जाने वाली फप्तियां इसी तरह टाल जाया करते थे। हमारे रिश्तों का आधार और स्थायित्व इसी तरह की चुहलबाजियों पर मजबूत होता आया था। मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन अपनी शादी से वह खुश है। कब तक रह सकेगी? क्या मतलब? जब पहले की 3 शादियों से खुशी नहीं मिली तो चौथी शादी से मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है? अरे कोई ज़रूरत नहीं कि 3 प्रयोग असफल हो गए तो चौथा भी हो जाएगा। यह ज़िंदगी लेबोरेटरी है मेरे भाई, और मानना है कि प्रयोग रुकना नहीं चाहिए। सही है अनवर भाई, लेकिन एक बात कहूँ, शादी से सुख मिलता, यह दुनिया सुखों की खान हो जाती। सुख नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो जैसे एक से इंसान दुखी होता है वैसे अनेक से दुखी होगा। बहरहाल मैं क्या, कोई भी चाहेगा कि वह खुश रहे, रहना चाहिए। अनवर ने जिस तरह कहा उससे लगा कि वह अपनी बात दृढ़ता से इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने मलमल की जिंदगी के हर सफ़े पर लिखी इबारत पढ़ ली है। मगर क्या सचमुच किसी की ज़िंदगी पढ़ी जा सकती है? क्या ज़िंदगी की किताब के लिखे प्रश्नों के बाद अनलिखे प्रश्न नहीं होते? वसंत का मौसम भी तो आखिर बीत ही जाता है, तो मलमल की अपनी शुरुआती ज़िंदगी के प्रश्न। जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड, पढ़ाई, खेलकूद और अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा के तमाम प्रमाण पत्र बटोर लिए थे महक शुक्ला ने। महक शुक्ला ने पुणे के बहुचर्चित और प्रतिष्ठित बिजनेस मैनेजमेंट संस्थान में काउंसलिंग के बाद जब दाखिला लिया तो उसे इस बात पर यकीन था कि एक न एक दिन वह किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में कमान संभालेगी। अनुभव के 2-4 वर्ष तो सरफा होंगे, मगर वह दिन ज़रूर आएगा। यह विश्वास न केवल उससे था अपितु उसके माँ बाप और रिश्तेदारों को भी यकीन था कि महक घर की नई पीढ़ी का नसीब बदल देगी। मगर जिसका अपना नसीब रेत या फिर सागर की लहरों पर लिखा हो, वह दूसरों का नसीब क्या बदलेगा? मलमल ने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली ही थी कि उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी के कैंपस से ही सिलेक्शन मिल गया। मलमल और परिवार के लिए वह गर्व का पल था। गर्व के पल कम होते हैं। एक शाम उसने नॉर्थ ईस्ट ट्रेडर्स क्लब की गोल मेज पर अनवर के सामने अपनी बीती जिंदगी की हर सीवन उधेड़ दी। उस शाम उसने डांस नहीं किया, वह वोदका सिप कर रही थी और उसके भीतर छिपा लावा पिघलता हुआ बाहर आ रहा था। सुनो अनवर। अनवर सुन रहा था और मलमल बोल रही थी। मैं 23 साल की थी जब सिएटल गई। मुझे जैक वहीं मिला, आकर्षक, उन्मुक्त और अद्भुत। मुझे पसंद आया। मेरे परिवार ने विरोध किया, लेकिन पारिवारिक अनुशासन की हर सीमा तोड़कर मैंने जैक से शादी की। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जैक अद्भुत था और अद्भुत लोग सामान्य जीवन नहीं जी पाते। हम दोनों एक दूसरे से बहुत जल्दी उब गए। इस रिश्ते के बनने और टूटने की खूबी यह रही कि हमने बिना किसी हंगामे के डिवोर्स ले लिया। कोई तल्खी नहीं, हमारे बीच झगड़े भी कभी नहीं हुए। एक विचित्र किस्म की खामोशी हमारे बीच चुप्पी बनती गई। 1 साल का वक्त भी हमने इस तरह गुजारा कि एक दूसरे के साथ किया क्या जाए। देह और मन दोनों ही स्तरों पर हम दिवालिया हो गए। उदासी के क्षण में हम खुद से पूछते, जब यही होना था
तो हमने शादी ही क्यों की। वैवाहिक जीवन में लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति निर्मम भी हो जाते हैं, मगर हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। समझ में नहीं आता हमारे रिश्ते इतनी जल्दी सूख क्यों गए। रिश्ते बासी हो जाते हैं, मौसम पर भी पतझड़ आता है, लेकिन वसंत की संभावना बची रहती है। किंतु हमारे बीच तो वसंत भी जैसे नाउम्मीद हो चला था। हम दोनों में से कोई कमी नहीं थी, फिर भी हम दोनों एक दूसरे पर दया करते हुए जी रहे थे। एक उदासीन जिंदगी, लेकिन जब लगा कि इस तरह साथ रहते हुए हम जी नहीं रहे तो अलग हो गए। लेकिन अलग भी कहाँ हो पाए, एक सौगात हमेशा के लिए साथ जुड़ गई। अलग होने से पहले मैं गर्भवती हो चुकी थी। बस मुश्किल से 1 साल का यूनियन। मेरी बेटी माज अब 20 साल की है। जैक से मिलती रहती है। एक लंबी सांस ली मलमल ने। कुछ पल के लिए वह रुकी, जैसे एक विराम लेकर उसे अभी बहुत कुछ कहना है। सुन रहे हो अनवर, कहती जाओ। जैक से अलग तो हो गई, मगर जीवन फिर सहज नहीं हो सका। मेरा अपना घर बिखर चुका था। माँ बाप और भाइयों से वास्ता पहले ही खत्म हो गया था। ले देकर एक मास थी जिसके लिए जीना था। आर्थिक रूप से तंगी नहीं थी, मगर तन्हाई का कोई संगी भी नहीं था। शादी के बाद का अनुभव इतना उदासीन था कि अलग होने के बाद वह और उदास कर गया। मैं सोचती कि वह क्या जुनून था जब मैंने जैक से शादी की। हम दोनों ने चाहकर ही तो शादी की थी, फिर जीवन में विरक्ति यकायक और इतनी जल्दी कैसे आ गई। खैर, माज को मैंने संभाल लिया। हाउस मेड भी इतनी अच्छी मिली कि उसने एक माँ की तरह माज को प्यार दिया। 3 साल तक जिंदगी एक रस कहो, नीरस कहो, जो भी नाम देना चाहो कह सकते हो। फिर जीवन में हलचल हुई। सोई झील के पानी में जैसे कोई सूता फूट पड़ा। जिंदगी के नए अध्याय में डैरेल आ गया, हंसमुख और जिंदा दिल। पहले उसकी ओर उससे हुई, उसे सब पता था और मैंने भी उससे कुछ नहीं छिपाया। हमने शादी कर ली। डैरेल ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि उसने एक तलाकशुदा से शादी की है। माज के साथ भी वह इस तरह घुला मिला कि मेरे और जैक के अलावा कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह सौतेला बाप है। जैक माज से मिलने आता तो डैरेल से भी मिलता। उसने तो दोबारा शादी नहीं की, लेकिन मेरे शादी कर लेने से उसे खुशी हुई थी। कभी कभी वह कहता भी कि जीवन सबके साथ क्लिक नहीं होता। डैरेल कभी कभी चकित होता कि जैक जैसे व्यक्ति के साथ आखिर प्रॉब्लम क्यों हो गई, मगर ऐसा सोचना क्षणिक ही होता था। किसी शक की गुंजाइश हमारे बीच में नहीं थी। 7 साल का समय किसी मधुर संगीत की धुन में खोए खोए ऐसा बीता कि जैसे पिछले पल ही तो हम मिले थे। माज 10 वर्ष की हो रही थी। उसकी कई क्लासमेट ने बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लिया, तो उसने भी उसी स्कूल में पढ़ने की इच्छा जताई। हमने उसका एडमिशन उस स्कूल में करा दिया। मास के बोर्डिंग में जाने के बाद भी जेनी हमारे परिवार में वर्षों रही। वह भी डिवोर्सी थी। उसने अपने अल्कोहलिक पति के साथ समझौतों की सभी हदें पार कर दी, लेकिन वैवाहिक जीवन वह बचा नहीं पाई। एक वक्त तो हम दोनों की दशा एक सी थी, लेकिन जब डैरेल मेरी जिंदगी में दाखिल हुआ तो मुझसे अधिक खुशी जेनी को हुई थी। शादी कर लो, ही इज अ जेम, जेनी ने कहा था। उसने हमारी शादी का सारा इंतजाम किया, पूरी तरह ट्रेडिशनल। लगा कि पहली बार दुल्हन बन रही हूँ। जैक के साथ तो अपनी दुनिया मैंने बसाई थी, तो सब कुछ हमने मिलकर किया था, लेकिन इस बार लगा कि जेनी हमारी संरक्षिका है। खूबसूरत अनुभूति के साथ उसने हमें जब सजा हुआ कमरा दिखाया तो मुझे भारतीय भाभियाँ याद आ गईं, और मैंने उससे कहा था कि एक दिन यही मैं भी तुम्हारे साथ करूँगी। जल्दी से किसी को खोज लो। वह मुस्कुराई थी। नॉट पॉसिबल। क्यों? मैं घर से बाहर तो निकलती नहीं। उसके ऐसा कहने के बाद मैंने उसे भी हफ्ते में 2 दिन अवकाश देना शुरू किया। वह बाहर जाएगी नहीं तो उसकी दुनिया आबाद कैसे होगी। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। 1 साल भी नहीं बीता
जब जेनी ने मुझे बताया कि उसे एक मनपसंद साथी मिल गया है। मेरे इसरार करने पर उसने टेड से मिलवाया। उसकी पसंद दर्शनीय और रुचिकर लगी। मैंने और डैरेल ने जेनी की शादी धूमधाम से की। जेनी ने खुशी खुशी अपनी नई दुनिया बसाई। वह तो अपने नए घर में चली गई, लेकिन उसका जाना कहते कहते मलमल की आंखों से आंसू आ गए। क्या हुआ? अनवर ने पूछा, बिल्कुल सहज ढंग से अतीत की चर्चा करते हुए। यकायक उसके फफक पड़ने से वह चकित भी हुआ। अतीत दुख अधिक देता है। कुछ देर लगी उसे संयत होने में। फिर उसने आगे कहा, अनवर, ट्रस्ट करना अच्छी बात है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट ठीक नहीं। जेनी के घर बसाने के बाद हमने मारिया को हायर किया। पढ़ी लिखी युवती। सच कहूँ तो स्त्री को दूसरी स्त्री अपने आगे सुंदर दिखती नहीं, और सुंदर स्त्री तो बिल्कुल भी नहीं। मुझ जैसी रूप गर्विता के लिए तो यह स्वप्न में भी असंभव था कि मैं मारिया को अपने आगे कोई तरजीह देती। मगर यहीं पर मैं चूक गई। मारिया न केवल सुंदर थी, बल्कि उत्तेजक भी थी। स्त्री होकर भी मैं इस बात से बेफिक्र थी कि दूसरी औरत भी हमारे घर में आती है, जो अविवाहिता भी है। मुझ में अन्य स्त्रियों की तरह अपने पति को संशय की निगाहों से देखने का कोई कारण नहीं था, न यह मेरे स्वभाव का हिस्सा भी था। अपने पति पर निगाह या तो चौकीदारी तो वे औरतें करती हैं जिन्हें खुद पर एतबार नहीं होता, या जो एहसास कमतरी का शिकार होती हैं। डैरेल मारिया के रूप जाल में आकंठ डूबता गया, और मुझे पता भी नहीं चला जब पूरी तरह से किश्ती डूब चुकी थी। जेनी हमारी संरक्षिका थी, मारिया हमारे आशियाने की मालकिन बन बैठी, अपनी अपनी किस्मत। मैं मारिया को गुनहगार नहीं मानता। अपना ही सिक्का खोटा है तो किसी और पर क्या आरोप लगाना। बहारों का मौसम भी स्थायी नहीं होता। कलियों के खिलने के बाद मुझे उनके मुरझाने को देखना किस्मत का ही अंग प्रतीत होता है। मैंने डैरेल को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर तो मारिया का भूत सवार था। आदमी के दिलो दिमाग पर किसी भी औरत का वजूद छा जाए तो उससे अलग करते हुए भी उसे पूरा पूरा नहीं पाया जा सकता। जैन के साथ भी कभी कभी तू मैं तक नहीं हुई थी, लेकिन डैरेल के साथ आखिरी दिन बहुत टफ गुजरे। माज और जैक को भी तकलीफ हुई, मगर अलग होने के कारण कोई चारा नहीं था। हम एक कड़वाहट के साथ अलग हुए। जेनी ने डैरेल के लिए कहा, ही इज़ अ जेम, मगर वह तो एक झटके में ही हीरे से कोयला हो गया। वह एक बार फिर चुप रही। अनवर भी चुप था। उसे भी उसकी ज़िंदगी के पिछले पन्नों को जानकर हैरानी हुई। 33-34 साल की मलमल के वैवाहिक जीवन में तो ऐसे आघात लग चुके थे जो भुलाने की हर चंद कोशिश को नाकाम कर देते। क्या जीवन इन्हीं की तरह झंझावातों का नाम है? मगर इस तरह की झंझावात सबके जीवन में तो नहीं। क्या ऐसे ही लोगों की कहानी बन जाती है? कभी कभी कहानियाँ और कभी कभी जीवन क्या एक दूसरे के सामने आश्चर्य और चुनौती बनकर नहीं खड़े हो जाते? तय करना मुश्किल हो जाता है कि दोनों में से कौन अधिक विश्वसनीय है। रेगिस्तान के बीच जबरन खिलाए गए फूलों को जिस तरह हरदम जीवित नहीं रखा जा सकता, उसी तरह जीवन के साथ अपनी मनमानी नहीं चलती। कुछ बातें ऊपर वाले पर छोड़कर मुक्त हो लेना चाहिए, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब अभी मैं नहीं दे सकती। आगे कहो महक। जिंदगी से डैरेल निकला जब तक संभालती अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में रिसेशन का हमला हो गया। लोग बदहवास हुए। पेट्रो डॉलर पर टिकी दुनिया अपने में तो भरपाई ही, मगर देशों की अर्थव्यवस्था को भी ले डूबी, जो विकसित देशों की दया पर अपने बजट को कोरामिन देते थे। हजारों लोगों की नौकरियां हर दिन जाने लगीं। मैं भी बेरोजगार हो गई। मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। जिंदगी में सेविंग्स की बात कभी सोची भी नहीं, और न कभी यह सोचा कि ऐसे दिन इतनी जल्दी आ जाएंगे। जो कुछ पास में था वह भी कितने दिन चलता। कुएं का स्रोत सूख जाए तो उसमें बचे हुए पानी से कितने दिन काम चलाया जा सकता है। बहुत कोशिश की तो कहीं ढंग का कोई काम मिल जाए, मगर जब वक्त
हिसाब लेने पर उतर आता है तो हर सीवन उधेड़ देता है। मेरे साथ भी यही हुआ। हर जगह नो वैकेंसी का अलिखित बोर्ड लगा हुआ था। अगर कहीं काम मिलने की संभावना भी दिखती तो सैलरी बहुत कम। मांस के खर्चे थे, हाउस लोन था, अपने खर्चे थे, सामाजिकता की लहर थी। अमेरिका में घर टूटने की चर्चा नहीं होती। वहाँ तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि कोई जोड़ा कई कई साल तक साथ कैसे रह लेता है। लेकिन मैं अमेरिकन नागरिक होने के साथ साथ भारतीय भी था, या यूँ कहूँ कि मैं भारतीय पहले था और बाद में अमेरिकन हुआ। भारत में परिवार के साथ सब कुछ खत्म हो गया था। अब जैक के सामने सबके विरोध के बावजूद शादी की थी। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच मेरा अपना व्यवस्थित जीवन भी था जिसमें सवाल ही सवाल थे। कैन यू इमेजिन, मैंने कई तरह के पार्ट टाइम काम किए हैं। सर्वाइकल के लिए समझौतों की सीमा नहीं होती। मेरे सामने नौकरी जाने के बाद तब तक कोई विकल्प नहीं था जब तक कि योग्यता अनुसार कोई ठिकाना न मिल जाए। उम्मीद पर दुनिया सपने देखती है। मैंने भी दिनों का फेर को स्वीकार कर लिया। भारी वक्त भी गुजरता है, मगर जब तक वह रहता है इंसान की समूची शक्ति को पी जाता है, हौसले को पस्त कर देता है। मुझे भी वक्त ने तोड़ दिया। महक शुक्ला, जिस पर कभी मुझको भरोसा था, मेरे घर परिवार को भरोसा था, वह मुझ में ही कहीं खो गई थी। आत्मबल टूट जाए तो ऐसा ही होता है। व्यथित मनोदशा में 3 साल तक एक एक पल बता बता कर बीता। ऐसे 3 साल तो तब नहीं गुजरे जब जैक और मैं अलग हुए। टॉर्चरस जिंदगी से ऊब गई तो एक बार फिर सोचा कि शादी कर लूं। परिचय के दायरे में कई निगाहें थीं जिनमें मेरे लिए जगह थी। मैंने ही कोई रुचि नहीं दिखाई थी, मगर अब तय कर लिया था कि किसी ने यदि प्रपोज किया तो सोच समझकर स्वीकार कर लूँगी। मैंने पहले ही कहा है कि अमेरिका में शादी का टूटना केवल टूटने वालों को ही तोड़ता है, किसी और को चकित नहीं करता। हाँ, बस घर बसाने की बात सुनकर सबकी खुशी अलग अलग होती है। सभी शुभकामनाएं देते हैं। यह अलग बात है कि उन शुभकामनाओं की अवधि कितनी होती है, यह किसी को नहीं पता। अमेरिका में रोजगार की स्थिति में थोड़ा सुधार आया था, लेकिन हालत पहले के जैसे नहीं बन पाए। मुझे नई नौकरी मिली ज़रूर, पर सैलरी पहले ही आधी कट जाती थी और कॉस्ट कटिंग के नाम पर सुविधाएं ना के बराबर बनवाई जा चुकी हैं। फिर भी नौकरी बड़ी राहत बनकर आई। इन्हीं दिनों बदले हालात और बदले मौसम में माहौल में सैम वॉकर से मुलाकात हुई। वह भी डिवोर्सी था। हम करीब आए। एक किस्से से हम एक दूसरे की काउंसलिंग की। एक जैसे हालात में 2-4 लोग मौजूद हैं, एक दूसरे को ठीक से समझ सकेंगे। यह सोचकर एक बार फिर मैंने शादी का फैसला किया। बड़े सादे समारोह में कुछ दोस्तों की उपस्थिति में हम शादी के बंधन में मलमल फिर चुप हुई और कहीं खो सी गई। अनवर को लगा कि जब वह सब कुछ कह लेगी तो शायद बहुत हद तक हल्की भी हो जाएगी, लेकिन क्या सब कुछ कभी कहा जा सकता है? न जाने कितना समय लगे। क्या बताऊं अनवर, इंसान का सोचा हुआ नहीं होता और ईश्वर जो सोचता है वह तुरंत हो जाता है। हादसों से गुजरे तो 2 लोग एक सुलझी हुई जिंदगी की राह पर चलने के लिए साथ आए थे, मगर फिर राहें जुदा हो गई। सोचती हूँ जैक, डैरेल और सैम तीनों ही गलत नहीं हो सकते। मुझ में ही ऐसा कुछ होगा जो किसी के साथ निभा नहीं पाई। हो सकता है मुझ में ही कोई हीन भावना रही हो जो मैं उन्हें समझ न पाई, न स्थितियों को हैंडल कर पाई, या शायद अपने सामने मैं सब कुछ तुच्छ ही समझती रही। ठीक है, समय बीत रहा था, लेकिन पता नहीं कब उसके दिमाग में धर्म का कीड़ा रेंग गया। वह मुझे चर्च की सर्विस में ले जाने लगा। धीरे धीरे उसने मुझे ईसाई बनाने की प्रक्रिया आरंभ की, जो मुझे पसंद नहीं आई। शादी न मैंने धर्म बदल कर की थी और न धर्म के प्रमुखता पर रखकर की थी, लेकिन यह भी नहीं था कि मैं अपनी आस्थाओं को सिर्फ इसलिए बदल दूं क्योंकि मुझे किसी को खुश करना है। यह तो कोई शर्त भी नहीं।
मुझे लगा आगे चलकर क्रिश्चियन होना होगा। जब बात बिगड़ने लगती है तो मैंने सैम से कहा था, मैंने तो कभी तुमको हिंदू बनाने की बात सोची भी नहीं, फिर तुम्हारे मन में यह बात कहाँ से आई? वह चुप रहा, लेकिन यह बात साफ होने लगी कि वह धर्म को लेकर फैनेटिक होने लगा है। धर्म जब आदमी के लिए अफीम बन जाता है तब केवल उसे मारता नहीं बल्कि उसके परिवेश और उसके अपनों को भी मार देता है। इस तरह मेरी तीसरी शादी भी बस 2.5 साल में ढह गई, अपने दुखद अंत में बदल गई। जिंदगी गजल बनकर रह गई। अमेरिका भी पहले रिसेशन से अभी उभरा भी नहीं था, उस पर दूसरा हमला हो गया। वह आर्थिक रूप से टूट गया था और मैं अपने वजूद को लेकर डूब रही थी। मुझे आंधियों से मोहब्बत थी, लेकिन अब तूफानों से डर लगने लगा था। यह भी महसूस हुआ कि शायद मैं शादी जैसी किसी संस्था के लिए बनी ही नहीं। भारत में क्या इसीलिए माता पिता विवाह के लिए अपने बच्चों की कुंडली दिखवाते हैं? पता नहीं, कुंडली मिलाने के बाद ही तो न जाने कितनी शादियां अकाल मौत का शिकार हो जाती हैं। मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए अमेरिका से बाहर निकलूं। एक लंबा अरसा हो गया एक रस माहौल में, एक रस जिंदगी को बिताते हुए। हालांकि किस्मत कलम से लिखी ही कब गई थी। दुबई नौकरी.com पर वैकेंसी देखकर एक कंपनी में अप्लाई किया। फ़ोन पर इंटरव्यू हुआ और ऑफर लेटर मिल गया। अमेरिका में अपने घर को लीज पर रेंट आउट करके मैं दुबई आ गई। यही मुझे ग्वाटम मिला। ही इज़ अ नाइस मैन। मगर वह फिर चुप हुई और तभी क्लब की आखिरी घंटी बजी, यानी 11:30 बज गए। अनवर और मलमल अपनी सीटों से उठे। अलमल लड़खड़ाई, संभाल लेना, आज कुछ ज़्यादा ही पी है मैंने। डियर, बराए नाम हो चुका हूँ। दोनों पार्किंग एरिया की ओर बढ़े। हाँ, तुम कुछ कहते कहते रुक गई थी। अनवर उसे सहारा दिए चला जा रहा था। अब मैं सोचता हूँ कि मैं तुमसे निकाह कर लूँ, अनवर ने उसी संयत और सहज करने वाली मुस्कुराहट में कहा। तुम भी 3 महीने के लिए भगाओ। जवाब में मलमल भी मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में पीड़ा थी। हाँ, लेकिन तुम कुछ कहते कहते रुक गई। ग्वाटम के साथ मेरी शादी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कह रही हो? पार्किंग एरिया में अब तक दोनों के बीच एक लंबी खामोशी पसर चुकी थी। मलमल को देखकर डिनर बराए नाम हो चुका था। दोनों पार्किंग एरिया की ओर बढ़े। तुम कुछ कहते कहते रुक क्यों गई? अनवर उसे सहारा दिए चला जा रहा था। अब मैं सोचता हूँ कि मैं ही तुमसे निकाह कर लूँ, अनवर ने उसे संयत और सहज करने की कोशिश में मुस्कुराते हुए कहा। तुम भी 3 महीने में भाग निकलोगे? जवाब में मलमल भी मुरझाई, मगर उसकी मुस्कान में पीड़ा थी। हाँ, लेकिन तुम मुझे कुछ कहते कहते रुक गई। ग्वाटम के साथ मेरी शादी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कह रही हो? पार्किंग एरिया तक एक खामोशी दोनों के बीच लंबी हो गई। मलमल को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह 3 शादियों को भुगतने के बाद चौथी शादी को भी भुगतना चाह रही है। सभी से खुशहाल जिंदगी जीते देख रहे थे। उसके चेहरे पर एक सदाबहार मुस्कुराहट थी, हर समय स्थायी रूप से बनी रहती। बिंदास लाइफ स्टाइल भी सबके लिए लुभावना था। असल में मलमल स्त्री हो या पुरुष, उसकी आंखों में एक विचित्र किस्म की ललक बनाए हुए थी। मलमल की उपस्थिति ऑफिस के वातावरण को जीवंत बनाती थी। उसकी स्मित मुस्कान से ऊर्जा पाने वाले उसे एक सुखी स्त्री समझते थे। अनवर के सिवा किसी को उसने कभी कुछ बताया हो नहीं, तो अनवर भी उसकी बहुत सी बातों को गोपनीय रखे हुए था। केवल इतना ही बताता जिससे उसकी चरित्र हत्या न हो। व्यक्ति को अपना दुखी पहाड़ लगता है, लेकिन दूसरों के टूटे पहाड़ जब दिखाई देते हैं तब पता चलता है कि उसका अपना दुख कितना छोटा था। अचानक सबने महसूस किया कि मलमल उदास रहने लगी है। अब वह कुछ चुप चुप हो गई है। अब उसमें कुछ खो सा गया है,
कि उसका व्यक्तित्व सम्मोहन विहीन दिख रहा है। उन्मुक्त मलमल अपना जी खोलकर अपने खोल में सिमट रही है। आखिर एक शाम अनवर ने उसे टोक ही दिया, क्या बात है, गुमसुम हो? मेरी शादी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। गौतम के साथ लाइफ ठीक चल रही थी, लेकिन अब वह कॉन्ट्रैक्टर को रिन्यू कोई नहीं जानता। वह शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं। उसकी बीवी यहाँ आती जाती रहती है। जब तक वह आती है तब तक हम साथ नहीं रहते। वह कुछ पता है? उसके बारे में पता तो कर लो। मैं चाहती थी कि यथास्थिति ही बरकरार रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। गौतम तलाक भी नहीं ले सकता, मैं उसे पा भी नहीं सकती, खो भी नहीं सकती। क्या से क्या हो गई मेरी जिंदगी। भरी सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र होने से बच गई, मगर मैं 4 मर्दों के सामने खुद ही नंगी हो गई हूँ। उसने बड़े दुख के साथ कहा। उसकी आंखों से टप टप आंसू गालों पर ढुलकने लगे। सुन रहे हो अनवर? हाँ, 3 महीने बचे हैं। मैं इन 3 महीनों को ही अपनी मसूल समूची जिंदगी मानकर जीना चाहती हूँ। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ उस दिन महक शुक्ला, क्या बक रही हो अनाप शनाप? क्या सचमुच? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म उस दिन महक शुक्ला खत्म? क्या बक रही हो अनाप शनाप? तुम्हारे पास नौकरी है, अपना व्यक्तित्व है, कंपनी में लोकप्रिय हो, औरतें स्वतंत्र जिंदगी भी तो जीती हैं, तुम भी जी सकती हो। अनवर, प्रतिभा संपन्न स्त्री खुद के सिवाय सब कुछ संभाल सकती है, लेकिन मैं यह भी नहीं कर सकती। मैंने अमेरिका वापस जाने का फैसला कर लिया है। अनवर का समझाना बुझाना सब बेकार गया। मलमल ने कंपनी को रेजिग्नेशन नोटिस दे दिया। जिस दिन उसकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ वही दिन उसकी कंपनी में लास्ट वर्किंग डे था। इस बीच उसने अपने जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। अगले दिन दोपहर दुबई एयरपोर्ट पर महक शुक्ला के साथ अनवर था। हाँ, महक शुक्ला के भीतर की मलमल भी थी। अनवर ढाके की मलमल की तरह, मैं भी। आगे वह कुछ भी न बोल सकी, अनवर भी कुछ न कह सका। वह सिक्योरिटी चेक की ओर जाते हुए मुड़ मुड़कर अनवर को देखती रही। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।